और फिर उसके बाद भी स्किल सेट्स इम्प्रूव होते रहे और फिर मेरी तालीम इम्प्रूव होती रही। मेरी सर्विस डिलीवरी को मैं एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की कोशिश करता रहा। फिर एक स्टेज पर 10-12 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूँ इतनी एक्सेलेंस के साथ, वो काम फेल बहुत होता है, ये फेल होता है। तो मुझे ख्याल आया कि कोई चीज़, एक बड़ी चीज़ जो है मेरे जहन में थी, करता हूँ मगर उस पर तवज्जो ज़्यादा दूँ, और वो था प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये कि एहतियात करें लोग। मेरे पास आए क्यों, वहाँ से एहतियात शुरू होती है, मेरे पास आए क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं कोई रिपेयर कर दूं किसी चीज़ का, तो यकीनन वो रिपेयर कुदरत के अपने, इस वक्त तक ये बात तय है कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐसी नहीं है जो कुदरत की दी हुई चीज़ से ज़्यादा अच्छी हो। तो लिहाजा अभी भी कोशिश ये है कि किडनीज और लिवर ग्राफ्ट और सब कुछ जो है वो बदन से लिया जाए। कुछ चीज़ों में कोशिश हो रही है बोन रिप्लेसमेंट्स के अंदर कि आर्टिफिशियल बोन्स काफ़ी हद तक कामयाब हैं। मैं भी उनकी मदद के साथ सर्जरीज करता रहा हूँ, मगर उसके बावजूद अपनी हड्डी की जो रिसाइकलिंग है वो आर्टिफिशियल बोन्स के हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा ही है वो। तो एहतियात की जाए। अच्छा, एहतियात तो हर चीज़ में ज़रूरी है ना। यानी मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ूँ और बच्चा अगर सीढ़ियाँ चढ़े और बुज़ुर्ग साहब अगर सीढ़ियाँ चढ़ें, तो उसके अंदर बुज़ुर्ग के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये एहतियात कर लें। क्यों? क्योंकि अगर इंजरी होगी तो इनको तकलीफ़ ज़्यादा होगी और उनकी हीलिंग पुअर होगी। लिहाजा एक लेवल है प्रिवेंशन का सेहत के अंदर, और दूसरा है हॉस्पिटल केयर, और फिर आगे जाकर BHU से, प्राइमरी केयर से लेकर प्रिवेंशन, प्राइमरी केयर, फिर टर्शरी केयर। अच्छा, मजबूरी ये है हमारी कि हम भी वो पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं जो मगरबी ममालिक का पैटर्न था आज से 15-20 साल पहले। वो हमारे यहाँ इन फैशन आज भी है। वो ऊपर से सोचते हैं। मैं जब ग्रेजुएट हुआ एज ए डेंटिस्ट, मैंने भी ऊपर से ही सोचा। मुझे सिखाया गया था कि इलाज करना, ये तो एहतियात है, ये तो बाद में मैंने सीखी, और अब मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ और देना चाहता हूँ हर फील्ड में कि एहतियात कर लें। चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ के अंदर अगर 1 रुपए की एहतियात होगी तो अगर एहतियात नहीं की तो 100 रुपए का इलाज होगा। और एक गरीब कौम के लिए, गुर्बत से निकलने की कोशिश करने वाली कौम के लिए, लिहाजा ये एहतियात तो सबसे प्राइमरी होनी चाहिए। मेरे ये जो पिरामिड है टर्शरी केयर का, यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर्स भी आते हैं और सब सोचते हैं यहाँ से टर्शरी केयर से अस्पताल अच्छा हो जी, मेरे गांव में अस्पताल आ जाए, मेरी जगह पर अस्पताल आ जाए। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इसी से रिलेटेड है, दुनिया भर में रिलेटेड है। मगर दूसरी कौमें तो बहुत, उनके पास अगर रिसोर्सेज है तो करें। इसमें 2 कौमों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने प्रिवेंशन में कमाल किया, और डिस्पाइट नॉट बीइंग अमंग द रिच कंट्रीज उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से एक का नाम क्यूबा है। और जब वो अर्थक्वेक में उनके डॉक्टर्स आए तो हमें भी अंदाज़ा हुआ। और अगर दुनिया बाज़ ममालिक से मुतासब रहती है, क्योंकि मगरब का जो प्रेस है वो उस तासुब की बुनियाद पर उन ममालिक का जिक्र भी नहीं करती, ईरान का जिक्र भी नहीं होता, चाइना का जिक्र भी बहुत कम होता है, और क्यूबा का तो बिल्कुल ही नहीं होता। अच्छा, क्यूबा के मुताल्लिक जितनी रिसर्च हुई तो पता ये चला कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ आर स्प्लेंडेड। हालांकि सोशलिस्ट निज़ाम के अंदर भी रहते हुए, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को साथ लेकर चलते हुए, बट ट्रिमेंडसली गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर अगर हम माजी में जाकर देखें और देखते जाएं तो हर निज़ाम के अंदर इंसानी कमज़ोरियाँ और इंसानी फॉल्ट्स, डिसीजन मेकिंग के भी, और वेस्टेड इंटरेस्ट ड्राइव करते हुए भी, और करप्शन के भी, और नॉन मेरिट के, ये 3-4 चीज़ें हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान के माजी में आप गलतियाँ देखेंगे तो कुदरती आफात की तो गलतियाँ नहीं है ना। यानी हमने ज़लज़ले का मुकाबला ऐसा किया कि दुनिया क्या करेगी, हमने कोविड का मुकाबला किया ऐसा किया वाकई कि दुनिया क्या करेगी। तो कुदरती आफात का सामना, मुकाबला तो मैं नहीं कहूँगा, कुदरती आफात का सामना और उससे रेस्टिट्यूशन और उससे लोगों को निकालने के अंदर वी हैव बीन क्वाइट एफिशिएंट, बिकॉज हमारे इमोशंस लोगों की हमदर्दियों के साथ चलते हैं, और जो इंसान के बस में हम करते हैं।
मगर बाकी डिसीजन मेकिंग हमारी कमज़ोर रही है। अच्छा, अब एक यलगार है। अच्छा, वो यलगार है मज़ीद एआई का और टेक्नोलॉजी का। उस यलगार के पीछे भी हम ऊपर से भाग रहे हैं कि ये एक्वायर कर लें, फिर ये एक्वायर कर लें, फिर अस्पताल बनाएं। नीचे से मेरा आपसे सवाल ये है कि मार्केटिंग वालों को भी सोचना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स नीचे से क्यों नहीं चल सकती। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ लैब्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कोई लैब को भी ओन करते हैं। हमारे यहाँ लैब्स हैं, मगर वो टेस्ट जो पब्लिक के लिए आम कर दिए जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट और पता नहीं क्या क्या मगरिब के अंदर, वो आपको काउंटर पर मिल जाते हैं। तो उनकी इनकम भी बढ़ गई और आउटरीच सस्ती हो गई। अब आउटरीच सस्ती होने का तो इम्कान ये भी है ना, जिस चीज़ को मैं आपके सामने छूना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी सेहत के बारे में यकीन जानिए 1% का भी इल्म नहीं है। और पिछले 100 साल में देखें तो हम 0.1% ऑफ इल्म, और उससे भी कम से हम 1% तक आए हैं, और फिर मगरूर हैं इस बात पर कि हमें सब मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम आपको, है ना। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन योर डीएनए, यू हैव नो आइडिया, है ना। द फैक्ट कि ये 4 अमाइनो एसिड से डीएनए का हेलिक्स बनता है, ATGC, एडेनिन, थायमिन, 4 है। अब दुनिया के लोग इस बात को देख रहे हैं कि 6 क्यों नहीं थे, और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है और बनाना शुरू किया। और इत्तेफाक है कि जो ट्री ऑफ लाइफ इन 4 अमाइनो एसिड से निकल गया और वो कामयाब हो गया, बाकी पीछे रह गया। वरना रिसर्च इज गोइंग ऑन, वाई नॉट 6, वाई नॉट 8। 6 और 8 के डीएनए के एतबार से अगर शुरू करेंगे तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट्स का इम्कान है। आप इंसानियत को पहचानेंगे नहीं अगर 6 की कॉम्बिनेशन और 8 की कॉम्बिनेशन के मुतालिक रिसर्च चल रही है। आप में से जो लोग जानना चाहते हैं तो पिछले 1-2 साल की रिसर्च का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इलाज करते हैं ना। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? डॉक्टरों ने किताबों में पढ़ा कि जी निमोनिया होता है तो ये होता है, बुखार होता है, फलाना होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप डॉक्टर तशखीस करता है कि ये बीमारी, और उसके फिर इंफॉर्मेशन रिसर्च हुई ड्रग्स में तो ड्रग्स के एतबार से देता है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ये इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। अगर डीएनए पहली मरतबा जब एक ह्यूमन जीनोम एनालाइज हुआ तो 2011 या 12 में 13 में कंप्लीट हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च हुए। और अब इस बात का इम्कान है कि आप अमेरिका में किसी कंपनी को फ़ोन कर दें, वो आपको किट भेज देगा, 100 और $50 में आपका डीएनए का पूरा जीनोम मिल जाएगा आपको। अब इमेजिन कीजिए ये डेटा आपका और लाखों लोगों का डेटा डीएनए का अगर एक पूल में डाला जाए और कंप्यूटिंग के अंदर डाला जाए तो दुनिया बीमारियों की तशखीस कितना मुमकिन है कि प्रेडिक्टेबिलिटी में आ जाए। आपको मालूम है एंजेलिना जोली ने अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाए सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके डीएनए टेस्ट के अंदर ये बावर हुई बात कि शायद इसको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो दी अमाउंट, यानी ये तो 0.01% भी नई बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आज से 5 साल बाद आप मुझको सुना रहे होंगे कि ये डीएनए के अंदर ये मॉडिफिकेशंस का इम्कान हो गया और इससे इतनी सैकड़ों डिजीजेस के हल निकल आए। कौन सी चीज को? उसकी डिलीवरी का मामला भी शुरू हो गया कि वायरस के अंदर डीएनए का क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए डीएनए डाला जाए, जो आपके अंदर जो हिस्सा खराब है उसको निकाला जाए और दूसरा वेल्ड कर दिया जाए, हैपनिंग थ्रू क्रिस्पर एंड पीएस टेक्नोलॉजी। तो हीलिंग भी बहुत आगे निकल गई। मगर आपसे ये तो वो बातें हैं जो जहां तक हमें और आपको पहुंचने में शायद कुछ टाइम लगे, मगर आपसे जो मैं चंद बातें करना चाहता हूं जो इमीडिएट नेसेसिटी, वो ये कि आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग हेल्थ एक्सपो के एतबार से, मेड हेल्थ के एतबार से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं। अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां आप पहुंच चुके हैं, और उसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का इम्कान बहुत है, बहुत बड़ी मार्केट है। देखो पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की मईशत ये सारी चीज़ें उठाने के काबिल नहीं है तो कम से कम दूसरी मार्केट्स मौजूद हैं। ये मिसाल मैं आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी देना चाहता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में तकरीर की कि पाकिस्तान अपना सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ फ्रीलांसर, सेकंड हाईएस्ट। क्यों है? ये इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने इमारतें बना दी हैं फ्रीलांसर्स के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि यहाँ का नौजवान मुतलाशी है
छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसने किए, यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया, है ना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर लिए उसने, और दुनिया की मार्केट में वो अपना मटेरियल भेज रहा है, उसको पोस्ट भी नहीं लगती, वो इंटरनेट के जरिए भेजता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और वी आर द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी ओपनिंग्स हैं। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एआई के जरिए रिसर्च होगी उसको तो भूल जाइए, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा इम्कान है, मगर कुछ चीज़ों के साथ रिलेट करें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है और पाकिस्तान के हाथ में सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आम तौर पर जिसका जिक्र होता है कि जी मौलवियों को ऑन बोर्ड लो और सबको कहो और सबको मिलकर कहो कि बच्चे कम पैदा करें। इट इज़ नॉट दैट, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी मौलवी ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया, कम से कम 20-25 साल से सब ने कोऑपरेट किया, और फोकस वहीं पर आ जाता है कि जी मौलवियों को तैयार करो, समझाओ, जो एज इफ कि बच्चा पैदा करने से पीछे पहले आदमी जा रहा है, पेश इमाम साहब से पूछता है कि जी मैं एक और बच्चा पैदा कर लूँ, है। तो उनके, मैं आपको बताऊं व्हाट इज हैपनिंग। 9 मिलियन प्रेगनेंसीज इन अ ईयर इन पाकिस्तान, 9 मिलियन, 90 लाख प्रेगनेंसीज इन अ ईयर, तकरीबन 1 करोड़ प्रेगनेंसी। 50% आर अनवांटेड। अच्छा, व्हाट अ यूरेका मूवमेंट। 50% उसमें से नहीं चाहते थे प्रेग्नेंट होना, उनको तो हमने अप्रोच ही नहीं किया। हम और चर्चा कर रहे हैं कि नहीं प्रोड्यूस करो, नहीं प्रोड्यूस करो। जो 50% हैं जिन तक आपके आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं पहुंचे, उनको पहुंचा दो, तुम्हारा पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हल हो जाता है इन 1 ईयर। कैन यू इमेजिन द ब्लाइंड स्पॉट दैट वी हैव। अच्छा, फिर मैंने आईयूडी की कंपनीज, जहां मैं फार्मास्यूटिकल वाले यहां मौजूद हैं, उनको मैंने अप्रोच किया कि भाई आईयूडीज हिंदुस्तान से आते थे, फिर ब्राजील से आते हैं, 50 रुपए की चीज़ है, 100 रुपए की चीज़ है, यहाँ मैन्युफैक्चर कर लो, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े। दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, बट देयर इज मोर प्रॉफिट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन अदर एरियाज, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज देयर प्रॉफिट ऑल्सो। ये अल्लाह वास्ते का काम तो नहीं हम कराना चाहते ना, हम चाहते हैं लॉन्ग एक्टिंग डिवाइसेस, यानी इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स। तो 37% लोगों तक हमारी ये हेल्थ इंडस्ट्री के जो हेल्पर्स हैं, जैसे नर्सेज हैं जो जाती हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर ये नर्सेज गांव-गांव, घर-घर जाती हैं, तो वो 37% लोगों तक जाती हैं। अगर इसको बढ़ा लिया जाए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, तहारत करो, सफाई करो, कोविड के अंदर आपने मुकाबला किया, उसको मैनेज करो, यानी सैनिटेशन को बेहतर करो, वो हैं। बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अजीब बात है, इस मुल्क में खाने को नहीं है, कुछ लोग मोटे हो रहे हैं, कुछ लोग मेल न्यूट्रिशन में, यानी दोनों एक्सट्रीम्स हैं। कुछ लोग मोटे हो रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, और कुछ लोग जनाब भूख से उनका बुरा हाल है। अच्छा, ये कंट्रडिक्शन हैंडल करें। कम से कम एलीट क्लास जहाँ तक बात पहुँच रही है, देखो गरीब को फिजिकल फिटनेस की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी आपको है। वो मेहनत करता है, वो फिजिकली फिट रहता है, वो पैदल चलता है। ये आप हैं जिन्होंने अपने एयर कंडीशनिंग का निज़ाम भी ख़राब किया हुआ है। बदन के अंदर एक एयर कंडीशनिंग का निज़ाम है, आप एसी की गाड़ी में बैठे, एसी में आए, एसी घर में था, पंखे थे, अपना एयर कंडीशनिंग ख़राब होता जा रहा है, उसको जंग लग रहा है कि वो पसीना छूटता है, बॉडी सर्कुलेशन बढ़ती है, गर्मी में यहाँ पर पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ती है कि पसीना सूखे, आपकी कूलिंग हो, सर्दियों में ये बंद हो जाता है सर्कुलेशन, है उसको सब। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो इसमें एक तो मिटिगेशन है और एक एडेप्टेशन है। मिटिगेशन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को साइंटिफिकली हैंडल करें, और एक एडेप्टेशन है मैं और आप भी अडॉप्ट करें। तो फिजिकल फिटनेस, समथिंग टू प्रिवेंट डिजीज। अच्छा, ये गरीब कौमों के लिए और तरक्की करने की ख्वाहिशमंद कौमों के लिए तो बेहतरीन चीज़ है कि एहतियात करो, इलाज से पहले सब कुछ कर लो। तो लिहाजा मैं आपसे ही कह रहा हूँ। और दूसरा, हेल्थ सेक्टर के अंदर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ, फिर बात को, गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। एक तो डेटा एक्सचेंज। ये डेटा जो चीज़ है ये सोना है ना।